हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस के हम चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स का वर्गीकरण देखते हुए चलेंगे। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। प्री की बात कर लीजिए, व्यापम, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, आरआई, पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछे ही जाते हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले आप हमारे सीजीपीएससी नॉलेज हब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस क्लासेस फॉर सीजी व्यापम कोर्स को सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, इस कोर्स को खोलिएगा, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। इस कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप बाई नाउ में क्लिक करते हुए पेमेंट को इनिशिएट करिएगा, और एक बार पेमेंट होने के बाद आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर कर सकते हैं, और कंप्यूटर उनके डेटा को संभालने की क्षमता, उद्देश्य, कार्य करने की क्षमता, आकार, स्टोरेज क्षमता और परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्गीकरण किए जा सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे आमतौर पे होता है? डेटा को संभालने की क्षमता के आधार पर, उनके उद्देश्य के आधार पर, कार्य करने की क्षमता, आकार, स्टोरेज क्षमता, परफॉर्मेंस के हिसाब से इस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर और डेटा को संभालने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है मुख्यतः। पहला आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये आधार को ध्यान में रखिएगा, ये किस आधार पर किया जा रहा है? ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर और डेटा को संभालने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः तीन भागों में किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इस आधार पे सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो असतत बाइनरी अंक मतलब बिट्स का प्रयोग करने वाले डिजिटल कंप्यूटर के विपरीत डेटा का प्रतिनिधित्व और हेरफेर करने के लिए निरंतर भौतिक मात्रा का उपयोग करता है। ठीक है, ये देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है, और मेन फीचर भी हम बोल सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर किस बेसिस पे काम करता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के आधार पर। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में भले ही आप उसको स्पीड ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए, ये सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ नापने के लिए प्रयोग होता है वो एनालॉग डिवाइस का मुख्यतः होता है। ठीक है, क्योंकि एनालॉग डिवाइस ये सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, जैसे जैसे कि स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब नापने के लिए एक बहुत रिलायबल डिवाइस एनालॉग कंप्यूटर बनता है। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के आगमन से पहले विकसित किए गए थे और 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए गए थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है उनका विकास बहुत पहले ही शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के मध्य में जो जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते थे, जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आते थे, उस समय एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ देखा जाए तो बढ़ गया था। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल का उपयोग करते हैं गणना करने के लिए, और आमतौर पर वोल्टेज और वर्तमान स्तरों द्वारा दर्शाए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का एक वन ऑफ द मेन फीचर है कि वो एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन होगी एनालॉग कंप्यूटर की वो एनालॉग सिग्नल के द्वारा होगी, और आमतौर पे वोल्टेज और वर्तमान स्तरों द्वारा दर्शाए जाते हैं, और इन संकेतों को प्रतिनिधित्व कैपेसिटर और परिचालन एम्पलीफायर जैसे एनालॉग घटक द्वारा संसाधित और हेरफेर किए जाते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एनालॉग सिग्नल का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या क्या यूज़ होता है? कैपेसिटर्स, और देखा जाए तो एम्पलीफायर्स, इनका मेन देखा जाए तो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए तो जो डिजिटल कंप्यूटर है उनसे बहुत पहले ही इनका डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि जो पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमको बॉयलर का
प्रेशर नापना है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग डिवाइस विकसित किया जाता था जो प्रेशर को नाप सके। ठीक है, तो वो उस बेसिस पे काम करते थे। ये लोग जितनी भी भौतिक मात्रा होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको एक सिग्नल पे कन्वर्ट करते हैं और हमको एज एन आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, तो ये था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर की सर्किटरी में एनालॉग मात्रा के बीच संबंधित गणितीय समीकरण या मॉडलों को हल करने के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हुआ। दूसरा हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो डेटा का प्रतिनिधित्व और हेरफेर करने के लिए असतत बाइनरी अंक, जिसे बिट्स के रूप में जाना जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का इस वन ऑफ द मेन फीचर रहता है, वो देखा जाए तो जो बाइनरी सिस्टम रहता है ना, उसके बेसिस पर काम करते हैं। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम का मुख्यतः जितने भी डेटा स्टोरेज होता है और जितना भी डेटा प्रोसेसिंग होता है, वो सिर्फ दो अंकों में होता है, या तो जीरो में होगा या तो वन में होगा। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल में जितने भी सिस्टम काम करते हैं उसको बाइनरी सिस्टम में आधारित उसको बोला जाता है, उसको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है मुख्यतः आमतौर पे। यह डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं जिसे जीरो और वन के अनुरूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर रहता है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर काम करते हैं। जितने भी डेटा का स्टोरेज होगा, प्रोसेस होगा, जीरो और वन के आधार पर होगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आज प्रयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर हैं और अधिकांश अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर एनालॉग कंप्यूटर को बदल कर रख दिया है। पहले एनालॉग कंप्यूटर का चलन बहुत होता था, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसको नापने के लिए हर एक एप्लीकेशन में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ, बड़े पैमाने पर उन्होंने एनालॉग कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत पर आधारित है और ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट से बने डिजिटल सर्किट का नियोजन करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से देखा जाए तो कंपोनेंट्स उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा, लॉजिक गेट्स प्रिंसिपल उसमें देखने को मिल जाएगा। लॉजिक गेट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत सारे गेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और गेट आपने सुनने को मिला होगा, एंड गेट। तो ये सब जितने भी प्रिंसिपल हैं उस बेसिस पे डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। और यह सर्किटरी बाइनरी फॉर्म में जानकारी को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे सटीक गणना और संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति मिलती है। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर रहता है वो बाइनरी फॉर्म में जानकारी को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक वन ऑफ द मेन फीचर है डिजिटल कंप्यूटर का। और स्टोरेज भी उसका बाइनरी फॉर्म में ही होता है। बाइनरी फॉर्म मतलब जीरो और वन फॉर्म में होता है, और जिससे सटीक गणना और संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति मिलती है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर देखा जाए तो एक वन ऑफ द मेन फीचर रहता है कि वो बहुत एक्यूरेट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के बारे में था। वैसे ही थर्ड हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। देखो, जो हाइब्रिड कंप्यूटर रहता है एक प्रकार का कंप्यूटर रहता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं और क्षमताओं को जोड़ता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का जो दोनों का फीचर रहता है वो दोनों को जोड़ता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह विशेषता अनुप्रयोगों के लिए अपने संबंधित शक्तियों का लाभ उठाने के लिए दोनों प्रणालियों के तत्व को शामिल करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर को अलग अलग एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की सीमाओं को संबोधित करने और अधिक बहुमुखी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर के में आपने आपके अगर मेन एप्लीकेशन की बात करें तो इनका मेन एप्लीकेशन जितने भी हॉस्पिटल्स में है ना, हॉस्पिटल्स में आपने बहुत सारे डिवाइसेस इंस्टॉल करते हुए दिख जाएंगे। तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एक वन ऑफ द मेन एग्जांपल है। ठीक है, उसमें आपको एनालॉग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, डिजिटल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो हॉस्पिटल में जितने भी आपको डिवाइसेस इंस्टॉल रहते हैं, आपने देखा होगा कभी भी आप हॉस्पिटल में विजिट करे होंगे तो पेशेंट के साइड में ही बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल करके रखे रहते हैं। वो उसको एज ए हाइब्रिड सिस्टम आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग घटकों का उपयोग उपयोग निरंतर गणितज्ञ समीकरणों या मॉडलिंग भौतिक प्रणालियों को हल करने के लिए किया जाता है, जबकि डिजिटल घटक असतत संचालन को बोल सकते हैं संभालने के लिए प्रोग्रामिंग और डेटा प्रोसेसिंग को लचीलापन प्रदान करते हैं। जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर रहता है ना, वह आपका एनालॉग और डिजिटल
दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है। ठीक है, एनालॉग फीचर क्या करता है? एनालॉग फीचर क्या रहेगा? जो सिग्नल है, जो भौतिक सिग्नल है, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और आपका डिजिटल, वो तो बाइनरी प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। जितनी भी प्रोसेसिंग करेगा, डेटा स्टोरेज करेगा, 0 और 1 के बेसिस पे करेगा। तो जो हाइब्रिड सिस्टम रहता है ना, वो दोनों सिस्टम को साथ में लेके चलता है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल आपको जानना है तो वही जो मैं हॉस्पिटल वाला दिया। आप उस सिस्टम, हॉस्पिटल में जितने भी सिस्टम इंस्टॉल रहते हैं ना, उसमें एनालॉग और डिजिटल फीचर आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पे अगर देखें तो कंप्यूटर का हमने क्लासिफिकेशन देखा। उसके जो ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हम सबसे पहले देखे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। और कौन कौन से थे? सबसे पहला अपन ने एनालॉग कंप्यूटर देखा, उसके बाद हमने डिजिटल कंप्यूटर देखा, और तीसरा और ये हाइब्रिड कंप्यूटर देखा। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिली हैं अभी तक। तो चलिए वैसे ही हम आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, साइज एंड परफॉर्मेंस। मतलब स्टोरेज क्षमता, आकार और प्रदर्शन के आधार पर अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखें तो वो देखते हुए चलते हैं कैसे कैसे होते हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो एक बड़े कमरे, मोबाइल के, देखा जाए तो जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनके आकार के, लैपटॉप के आकार के, एम्बेडेड सिस्टम के आकार के हो सकते हैं। बहुत सारे वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, अगर इस क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब स्टोरेज क्षमता, आकार और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण की बात करें, तो 4 प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला आपको सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, तीसरा मिनी कंप्यूटर आएगा, चौथा माइक्रो कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, स्टोरेज क्षमता, आकार, प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हुए चले, तो मुख्यतः 4 कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो इन्हीं को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। एक सुपर कंप्यूटर एक शक्तिशाली और उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर सिस्टम है जिसे पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक गति और क्षमता पर व्यापक कंप्यूटेशन कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो कोई आपका कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर का जो रहता है ना, जितने भी फीचर्स, उस प्रकार से उसका फीचर्स नहीं रहता है। उसकी बहुत क्षमताएँ रहती है। उसकी अगर स्पीड की अगर बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, अगर जितने भी कंप्यूटर के फीचर हैं, अगर सबसे टॉप पे अगर किसी को रखना है तो वो सुपर कंप्यूटर को रखा जाएगा। इस मशीन को उन्नत हार्डवेयर आर्किटेक्चर का उपयोग करने के बाद बनाया गया है और समानांतर प्रसंस्करण के लिए अनुकूल किया गया है, जिससे उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने और उत्प्रेक्षाकृत कम समय में बड़े मात्रा में डेटा संसाधित करने के लिए अनुमति मिलती है। सुपर कंप्यूटर की देखा जाए तो बहुत क्षमताएं होती हैं। भले ही उसका स्टोरेज कैपेसिटी ले लीजिए, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक रहती है। जितना एक नॉर्मल कंप्यूटर कर सकता है उससे हज़ारों लाखों गुना वो स्टोरेज कर सकता है। अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो जितनी हमारी एक नॉर्मल सिस्टम की क्षमता रहती है प्रोसेस करने की, उससे हज़ारों लाखों गुना उसकी क्षमता रहती है। ठीक है, उनकी स्पीड भी बहुत अधिक रहती है। उनकी कॉम्पिटिशनल जो रहती है ना, टाइम, वो बहुत कम रहती है। सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और अनुसंधान क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटेशन संसाधन की आवश्यकता होती है। जितने भी आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गए, वैज्ञानिक एप्लीकेशन हो गए, इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन हो गए, अनुसंधान क्षेत्र हो गए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र हो गए, ये सभी श्रृंखला में, ये सभी कार्यों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वे मौसम के मॉडलिंग, जलवायु अनुसंधान, आपके आणविक जो मॉडलिंग होता है, एटॉमिक मॉडल होता है, उसमें यूज़ होता है। कंप्यूटेशनल और गति, परमाणु सिमुलेशन, खगोलीय भौतिकी और उन्नत डेटा एनालिटिक्स जैसे कार्यों में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। सुपर कंप्यूटर का देखा जाए तो मुख्य एप्लीकेशन क्या होता है? सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग। देखा जाए तो जो आपका वेदर फोरकास्टिंग होता है वो इजी नहीं होता है। वेदर फोरकास्टिंग देखा जाए तो इजी क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उनका जो मॉडलिंग करना है, उनका प्रेडिक्ट करना है, वो ईजिली नहीं होता है। वो
सुपर कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे पैरामीटर्स को लेता है, उनको प्रोसेस करता है और उस हिसाब से वो वेदर को प्रेडिक्ट करता है। वो कोई कोई जनरल सिस्टम अगर करने जाएगा ना तो वो तुरंत ही हैंग कर जाएगा। उसके बाद आपका जलवायु अनुसंधान हो गया, आपका आणविक मॉडलिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडीज हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी हाई प्रोसेस वाले जो कार्य रहते हैं, जैसे मान लो आपका सैटेलाइट लॉन्चेस हो रहा है। अब सैटेलाइट लॉन्चेस में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है कि आपका उस दिन का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस दिन क्या क्या पैरामीटर्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर वो सब कार्य अगर कोई नॉर्मल सिस्टम से करने जाएंगे तो वो तुरंत ही जवाब दे देगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा करके उसको स्टडी की जाती है। तो ये सब जितने भी कार्य होते हैं वो सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड रहती है, जो क्षमता रहती है, वो किसी भी नॉर्मल सिस्टम से बहुत अधिक होती है। तो इनका मुख्य एप्लीकेशन जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी अनुसंधान होते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं, उन सब में आता है। वेदर फोरकास्टिंग को ले लीजिए, आपका जलवायु अनुसंधान को ले लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं वो सब में आपका आता है। स्पेस प्रोग्राम जितने भी चलाए जाते हैं इसरो के द्वारा, ठीक है, तो वो सब में सुपर कंप्यूटर का यूज़ आता है। कितने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपने सुनने को मिला होगा कि वहाँ सुपर कंप्यूटर का यूज़ आता ही आता है। इसी में आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले उनकी प्रसंस्करण शक्ति, ठीक है, उसकी हाई स्पीड इंटर कनेक्टिविटी, विशाल मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम और ऊर्जा की खपत। ये सब जितने भी सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है। इंटर कनेक्टिविटी उनमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एक दूसरे से अगर वो कनेक्टेड हैं, अगर सूचनाएं अगर आदान प्रदान हो रही है तो वो बहुत फास्ट होती है। उनकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर ऊर्जा की खपत की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, कहीं भी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। सुपर कंप्यूटर आमतौर पर विशेष कंप्यूटेशनल केंद्र या शोध संस्थाओं में पाए जाते हैं। और प्रमुख सुपर कंप्यूटर के अगर कुछ उदाहरण के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में समिट है, और देखा जाए तो एक सिस्टम का नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम है समिट और सिएरा। और चीन में आपको तियांग दो देखने को मिल जाएगा, जापान में फुगाकू आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको सुनने को मिलेगा पहला परम शिवाय। परम शिवाय की अगर बात करें तो ये सी डैक द्वारा डेवलप किया गया है। सी डैक का फुल फॉर्म क्या रहता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। इस सी डैक का फुल फॉर्म रहता है। और परम शिवाय की अगर बात करें तो ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है? आपका IIT BHU वाराणसी में। फिर आपको दूसरा सुनने को मिल जाएगा प्रत्यूष के बारे में। प्रत्यूष आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? जो आपका IITM है ना, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। देखा जाए तो ये मेनली वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये भी सीडैक के ही द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद आपको परम सिद्धि AI के बारे में सुनने को मिलेगा, ठीक है। देखा जाए तो जितने भी रिसर्च एप्लीकेशन होते हैं उसमें यूज़ आता है। आपने आदित्य के बारे में सुना होगा, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये देखा जाए तो IIT केरला में जाके, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला में इंस्टॉल है ये। उसके बाद आप अन्नपूर्णा के बारे में सुनेंगे। उसके बाद भास्करा के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। भास्करा ये देखा जाए तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च जो आपके गोवा में है वहाँ इंस्टॉल है। तो ये इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। सबसे पहला है परम शिवाय। परम शिवाय देखा जाए तो आपके IIT BHU वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको प्रायुष के बारे में सुनने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका परम आता है, परम के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। आदित्य, अन्नपूर्णा और भास्करा, ये सब जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के हैं, ठीक है। और कुछ भी दूसरे देशों के सुपर कंप्यूटर को याद में रखिएगा, ठीक है। ये देखा जाए तो अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये मशीन कंप्यूटेशनल शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाई जाती है और वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो गया, विभिन्न अन्य डोमेन में सफलताओं को समक्ष बनाती है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर की बात हुई। दूसरा बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत महंगे होते हैं। इसका उपयोग सरकारी संगठन में होता है और बड़े व्यावसायिक कंपनी द्वारा व्यापार में जो देखा जाए तो तालमेल बैठाने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां इसे ठंडा रखने और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा नीचे आता है, उसकी भी प्रोसेसिंग स्पीड कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है, तो उनको कहीं भी इंस्टॉल नहीं करा जाता। एक अच्छे कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग होता है, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है इस कारण। इसी में देखते हैं, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से गति से प्रोसेस करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षा संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी में अनेक ग्राहकों को डेटा को रखने के लिए किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन एप्लीकेशन आपका कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं उनका डेटा स्टोरेज करने के लिए, जितने भी शिक्षा संस्था हैं आपके आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम हो गए, उन सब का एजुकेशन रिसर्च जो चलता रहता है उनका डेटा को अगर स्टोर करना है तो वहाँ आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, रेलवे जो अपना डेटा रखता है, वो सब मेन फ्रेम एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो आपको फिजित्सु, आईसीएल, पीएमई मेन फ्रेम कंप्यूटर का आपको सुनने को मिल जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है। उसके बाद हिताची Z800 मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक आइडिया रखिएगा। मेनली आपका जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और बहुत सारे जो डेटा स्टोरेज, जो बड़े पैमाने पर डेटा स्टोरेज किए जाते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इंश्योरेंस कंपनी है, रेलवे है, गवर्नमेंट डेटा है, उन सबको स्टोरेज करने के हिसाब से मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन एप्लीकेशन आता है। और तीसरा हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एक मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो आकार, जो आपकी प्रसंस्करण शक्ति, क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बीच में आता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। आप इतना समझिए, जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर का जो बीच का जितना भी कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता ले लीजिए, जितने भी फीचर्स ले लीजिए, अगर उनकी तुलना में अगर करें तो वो उन दोनों के बीच में आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 1960-1970 के दशक में मेन फ्रेम कंप्यूटर के अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट विकल्प के रूप में मिनी कंप्यूटर विकसित किया गया था। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हर कोई और हर जगह तो कहीं इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये सब जितनी भी सीमाएं थी उसके आधार पर एक मिनी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था। आकार की दृष्टि से देखें तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े रहते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। वे आमतौर पे कुछ अलमारी या रैक के पर कब्जा देखा जाए तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें स्पेस का ज़रूरत नहीं रहता, मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज़्यादा रहता है। ठीक है, उनके रखने के लिए एक समर्पित स्थान की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो देखा जाए तो बोल सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और हम आगे देखने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, उनके बीच का आता है। और मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो आपको सुनने को मिल जाएगा K202 मतलब मिनी कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, ये सब है मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल बनते हैं। दोनों के बीच का है आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, हम आगे देखने वाले हैं इसको, और पर्सनल कंप्यूटर, ये दोनों के बीच का जितना भी फीचर रहता है उस आधार पर मिनी कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हर जगह इंस्टॉल नहीं करा जा सकता, ठीक है, तो उस हिसाब पर मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। ठीक है, और SDS92, ये आपको जितने भी हैं मिनी कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। मतलब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसे मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा, सस्ता और कम शक्तिशाली बनाया गया है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ के लिए माइक्रो कंप्यूटर का जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। या एक एकल एकीकृत सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स पर निर्मित एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो आपका इंटरफेस रहता है उस वो शामिल रहते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर विभिन्न रूपों में आते हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, यहाँ तक कि आपका स्मार्टफोन वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। ठीक है, जितने भी आप जनरल पर्पस में डिवाइस यूज़ करते हैं ना, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है, कोई जाके अपने घर में सुपर कंप्यूटर नहीं रखने वाला, मेन फ्रेम नहीं रखने वाला, मिनी कंप्यूटर नहीं रखने वाला, तो जो आप पर्सनल यूज़ के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर इसकी तुलना करें, ये सब जितने भी उसके ऊपर वर्ग के कंप्यूटर हैं उनकी तुलना करें तो उनकी कैपेसिटी सीमित रहती है। ठीक है, तो आप जितने भी लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और इनकी अगर बात करें
तो कॉम्पैक्ट आकार के रहते हैं और देखा जाए तो बहुत जनरल पर्पस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनका उपयोग देखा जाए तो बहुत आसान भी होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हर कोई तो नहीं चला सकता, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर हर कोई, हर एक देखा जाए तो एक थोड़ा सा भी अगर उसको आइडिया है तो वो चला सकता है। माइक्रो कंप्यूटर पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं और आकार में छोटे होते हुए अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी हो गए हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग तो मेरे ख्याल से आप जितने भी आप अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में ही कर रहे होंगे, या तो मोबाइल में कर रहे होंगे, या तो डेस्कटॉप में, या तो किसी सिस्टम में कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे देखा, जो ऑपरेटिंग सिद्धांत रहते हैं कंप्यूटर के, उस बेसिस पे कंप्यूटर का 3 क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहला है एनालॉग आ गया, दूसरा आपका डिजिटल आ गया, तीसरा आपका हाइब्रिड आ गया। जो आपके ऑपरेटिंग क्षमता के आधार पर हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे। वैसे ही स्टोरेज क्षमता, आकार, प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देखा, 4 क्लासिफिकेशन देखे। सबसे पहले आपका सुपर कंप्यूटर आ गया, दूसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, तीसरा आपका मिनी कंप्यूटर आ गया और माइक्रो कंप्यूटर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी आने वाले क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।